हेलो लवली लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सब ने रिवाइज कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देख लीजिए कि आपका लेवल कहाँ पे है। ओके, सो आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था। ओके, सो 60 MCQs रहने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 मॉक जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के मॉक को विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है, जो टॉप के करंट अफेयर्स रहे हैं हमारे इस वीक के। चलिए, सो देखो, नोबेल प्राइज में से क्वेश्चन आपका बनता ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो अभी पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हाल ही में किसको मिला है। ऑप्शन ए है कैरोलाइन आर बेटोजी, बी है मॉर्टन मेल्डल, सी है के बेरी शार्पलेस, डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइए ज़रा सही आंसर क्या हो जाएगा। आप मुझे मत बताओ, आप अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और वहाँ पे अपने आंसर नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है, आपने अपने स्कोर जो आपका है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। ठीक है लर्नर्स, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। हाँ जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर मैक्सिमम किसी पर्सन को नोबेल प्राइज मिल सकता है, मतलब शेयरिंग हो सकती है, वो 3 पर्सन को ही हो सकती है। 4 पर्सन को नोबेल प्राइज एक साथ नहीं मिल सकता है। ठीक है, मतलब एक ही फील्ड में। ठीक है, तो इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। लर्न किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो बेरी। ठीक है, देखो बेरी की मॉर्टिन बर्तन में रख दो। कैसे करोगे लर्न कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, मॉर्टिन केमिस्ट्री में देखो केमिकल्स होते हैं मॉर्टिन में थोड़े, है ना। तो बेरी की मॉर्टिन बर्तन में रख दो। तो इस तरह से आप याद रख रहे हैं ये कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला है। ओके, सो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, यहाँ पे के बेरी शार्पलेस। ठीक है, के बेरी शार्पलेस जो है इनको सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये 5वें ऐसे पर्सन बने हैं जिनको 2 बारी नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो इनमें से जो के बेरी शार्पलेस हैं इनको सेकेंड टाइम जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, जो 4 पर्सन हैं जिनको पहले के 2 बारी नोबेल प्राइज मिल चुका है वो कौन से हैं, एक बारी स्टैटिक जीके का भी देख लेते हैं। सो मारिया क्यूरी, इनको भी 2 बारी मिला है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास लाइनस पॉलिंग, इनको भी 2 बारी मिला है। ठीक है, और फिर आ जाता है जॉन बार्डन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, जॉन बार्डन, इनको भी 2 बार मिला है। और फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार मिला है। ठीक है, तो ये 5वें ऐसे व्यक्ति हो गए जिनको 2 बारी नोबेल प्राइज मिला है। देखो कितनी बढ़िया बात होगी। देखो एक बारी नोबेल प्राइज मिलना मुश्किल हो जाता है, इनको 2 बारी मिल गया। ठीक है, तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, अभी केमिस्ट्री की बात की, अभी फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में किसको मिला है, आप अपना आंसर नोट कीजिएगा अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे हम सीख लेंगे। ओके, सो एलियन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, सी एंटोन जिलिंगर, ओके, या डी ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा सही आंसर यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे भी जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा। इसकी ट्रिक अगर आप बना सको तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एलियन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर। ओके, सो इनको फिजिक्स में मिला है, इन तीनों को फिजिक्स में मिला है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये इनकी पिक्चर भी लगाई हुई है मैंने। ये एलियन एक्सपेक्ट है, जॉन एफ क्लॉजर है और एंटोन जिलिंगर है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं, जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था, 1901 में। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुए थे। 1901 में स्टार्ट हुए थे। ये आपके जीके में क्वेश्चन पूछा भी गया है ऐसा। ठीक है, इस स्क्रीन पे आपके 2 क्वेश्चन हैं जो जीके में ऑलरेडी पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में 1969 में स्टार्ट हुआ था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो इकोनॉमिक्स में ये नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट भी उसी टाइम ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेट भी उसी टाइम ओरिजिनेट हुआ था। एक सेकेंड, चलिए
ओहो, एक सेकेंड रुकिएगा, चलो ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में कब स्टार्ट हुआ था? 1969। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बना हुआ है। और ये भी बना हुआ है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन सी कंट्री देती है? वो देती है स्वीडन। ठीक है, सब प्राइजेस को स्वीडन देती है मगर पीस प्राइज़ को छोड़ के। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसको कौन देता है? उसको देता है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ देती है। बाकी सारे के सारे जितने भी प्राइजेस हैं वो स्वीडन देती है। ओके, और नॉर्वे की अगर कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? ओस्लो। और स्वीडन की कैपिटल की बात करें तो वो है स्टॉकहोम। ओके, इतना स्टैटिक क्लियर हुआ। नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ? 1901 में। इकोनॉमिक्स में कब दिया गया? कौन सी कंट्री देती है? और पीस प्राइज़ कौन सी कंट्री देती है? ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है, हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी? ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में आप बोल सकते हो, उसमें नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? ठीक है, सो ऑप्शन ए है एलियन एस्पेक्ट, बी है जॉन क्लाउजर, सी है एंटोन जिलिंगर और डी है स्वंटे पावो। क्या हो जाएगा? हाँ जी, देखो अभी हमने ये पढ़ा कि इनको फिजिक्स में मिला है। रीज़न बिहाइंड कि मैंने ये ऑप्शन क्यों लिए कि ताकि आप जब बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाए। ठीक है, इनको तो अभी हमने पढ़ा फिजिक्स में पढ़ा है। सो एक ही ऑप्शन बचता है जिसको फिजियोलॉजी में मिला है या मेडिसिन में मिला है, दैट इज स्वंटे पावो। ठीक है, पावो फिजियोलॉजी, पी से फिजियोलॉजी और पी से पावो। थोड़ा अगर लर्न रहे आपको, नहीं तो अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। ओके, चलो चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेशनल आइकन किसको बनाया है इलेक्शंस के लिए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या वो सलमान खान है, आमिर खान है, पंकज त्रिपाठी हैं, सोनू सूद हैं? क्या रहेगा आपका आंसर? ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, चलिए शाबाश। हाँ जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पंकज त्रिपाठी। ओके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके ये। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख लेते हैं, ये एक्टर आपने इनको देखा होगा काफ़ी बार। तो ये हैं पंकज त्रिपाठी, इनका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो मैं चुनिंदा जो करंट अफेयर्स है आपके यहाँ पे लाती हूँ, ताकि कम से कम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो बन सकते हैं आपके एग्जाम का पार्ट, तो मुझे लगता है इनमें से जितने मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ, ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर निकलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पे, करिएगा अटेम्प्ट इसको। विच कंट्री इमर्जेस एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इमर्ज हुई है? मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी कंट्री बन गई है? ठीक है, क्या वो यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, यूके है? बताइए ज़रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, हमारा इंडिया। ठीक है, बहुत मीठे लोग हैं इंडिया के, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन शुगर की हो रही है वो इंडिया में हो रही है। वेरी नाइस। और अगर हम बात करें कि जो एक्सपोर्ट में है वो इंडिया का कौन सा प्लेस है? ठीक है, शुगर के एक्सपोर्ट में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो वो सेकंड प्लेस है। एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सेकंड है, मगर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया फर्स्ट है। ठीक है, हम ज़्यादा मीठा भी खाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा सारा ही नहीं एक्सपोर्ट कर लेते, कुछ हम खुद भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड नंबर हो जाता है एक्सपोर्ट के अगर व्यू पॉइंट से हम देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड FIH मेंस एंड वुमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो FIH, पहले तो मुझे आप बताओ FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ना इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। क्या होती है FIH की फुल फॉर्म? देखो आमतौर पे क्या होता है, जो सीधे सीधे लिखा होता है ना वैसे ही फुल फॉर्म होती है, मगर इसका है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखो ये पहला इंटरनेशनल आई वाला जो बीच वाला है वो स्टार्ट होता है, फिर हॉकी और फिर फेडरेशन आता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्टैटिक का भी पार्ट करते चलेंगे। लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हॉकी कहाँ पे खेलेंगे? स्विट्जरलैंड में जाके हॉकी खेलेंगे, थोड़ा याद रह सके अगर आपको। ठीक है, तो इन इन FIH मैन और वुमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, गोल कीपर ऑफ द ईयर जो हमारी भारतीय जो मेल और फीमेल है इनको ही चुना गया है, तो ये एक प्राउड मोमेंट हो सकती है। तो बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है PR श्रीजेश एंड सविता पूनिया, बी है
हरमनप्रीत सिंह एंड जानकी सचोमैन, एंड सी है बोथ 1 and 2 एंड डी है नन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया को FIH मेंस एंड वुमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ये जो हरमनप्रीत सिंह है ना, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, तो इनको क्या चुना गया है? इनको FIH हॉकी FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 5G सर्विसेज एट द 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट प्रगति मैदान इन दिल्ली? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कब 5G जो है वो नेटवर्क सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट की हैं 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो कि कहाँ पे रहा था? प्रगति मैदान में, दिल्ली में। क्या वो 2 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर था, 4 अक्टूबर था? क्या रहेगा सही आंसर? मार्क कीजिएगा, बताइए जरा। आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर को किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर को तो क्या होता है? 2 अक्टूबर को जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनका बर्थ एनिवर्सरी रहती है। पहले तो हैं हमारे महात्मा गांधी जी, दूसरे कौन से हैं बताएंगे ज़रा मुझे आप? हाँ जी, दूसरे आप बताओगे। और आगे भी, हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे आ गया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। इन विच कंट्री डिड लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड PM ऑफ इंडिया डाई? ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? देखो, ये जो सेकंड PM थे हमारे इंडिया के, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो कब होती है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो इनको कोई ध्यान ही नहीं देता है और मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होगा। तो इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को रहती है। और इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई थी? ये एक स्टैटिक जीके से, देखो करंट अफेयर, स्टैटिक में भी वही पार्ट पूछा जाता है जो करंट अफेयर में चल रहा हो। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, कौन सी कंट्री में हुई थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान, ताशकेंत में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, युवा 2.0 लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? ठीक है, युवा 2.0 जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किसके रिलेटेड है? क्या वो यंग प्लेयर्स के रिलेटेड है, यंग राइटर्स के रिलेटेड है, यंग साइंटिस्ट के रिलेटेड है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड है? बताइए जरा, सही ऑप्शन क्या रहेगा? बताइए। देखो मैं इसके आपको फुल फॉर्म बताती हूँ, याद रखिएगा। देखो वाई से क्या हो जाएगा हमारा? यंग। ओके, यू से क्या हो जाएगा हमारा? अपकमिंग। ठीक है, वी से हो जाएगा वर्सेटाइल और ए से हो जाएगा ऑथर। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ आ ही गया होगा इसका आंसर क्या है। यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर युवा 2.0 ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? यंग राइटर्स के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, इन विच स्टेट सेला टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय BRO? ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेला टनल यहाँ पे कहाँ, कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ठीक है, क्या वो गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है या अरुणाचल प्रदेश है? क्या रहेगा सही आंसर? अच्छा ये मुझे बताओ कि BRO कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है IG कॉमर्स क्लासेस पे, जब मैंने क्लास ली थी तो ये मैंने आपको बताया था कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। आई होप सब बच्चों को ये पता होगा। ठीक है, आई थिंक 7 मई 1960 यही था। अगर गलत होगा तो करेक्ट करके बताइएगा। ठीक है, 7 मई 1960। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो ये आता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? ठीक है, अक्टूबर हीट का मेजर कॉज क्या है? क्या ऑप्शन ए है हॉट एंड ड्राई वेदर, बी है वेरी लो वेलोसिटी विंड्स, सी है लो प्रेशर सिस्टम ओवर द इंडो गैंगेटिक, और डी है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी?
बताइए जरा। आंसर बताओ। ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया। देखो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि विंटर रेन जो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि क्या करती हैं, विंटर रेन कॉज करती हैं, वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं? क्या वो पाकिस्तान में होती हैं, बे ऑफ बंगाल में होती हैं, वेस्ट एशिया में ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पे होती हैं? आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे डी ऑप्शन ने लिखा हुआ, यहाँ पे आप डी ऑप्शन करिएगा, मेडिटेरियन सी, ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा अभी ये, ठीक है, डी ऑप्शन रखिएगा मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही गायब कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार समझा भी देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट होता है। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा सीरिया और ये रहा मेडिटेरियन सी टर्की के नीचे, और ये रहा हमारा कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी, और ये रहा हमारा ब्लैक सी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जाती हैं एशिया की तरफ, और वहाँ पे इंडिया में हमारी विंटर रेन होती है, ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं लाती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, ठीक है, कौन से दिन इंडिया में शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डे सबसे छोटा दिन कब होता है, क्या वो 22 दिसंबर को होता है, 21 जून को होता है, 3 जनवरी को होता है, या 23 मार्च को होता है? कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन आपका? हाँ जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, आप एक बार इसको देख लोगे। यहाँ पे देखो ये दिसंबर 21 और 22 के बीच में रहता है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो साउथ पोल, ठीक है, साउथर्न साइड जो है, साउथर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे मैं करती हूँ इसको, हट जा भाई, चलो ठीक है। विंटर सोलिस्टाइस बोलते हैं इसको। दिसंबर 21 या 22 को सबसे छोटा दिन रहता है। क्यों? क्योंकि इनकमिंग सोलर एनर्जी जो है वो ग्रेटेस्ट होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इसका अपोजिट, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सोलर रेडिएशन होती है एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, तो लॉन्गेस्ट डे होता है जो कि जून 21 या 22 को होता है, ठीक है। जब इक्वल हेमिस्फीयर में, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वल जो सोलर रेडिएशन मिलती हैं, ठीक है, तो ये ऑटमन इक्विनॉक्स होता है। और ये सितंबर 23 को, जहाँ पे क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें वर्नल इक्विनॉक्स में मार्च 21 और 22 को जो आता है, यहाँ पे भी क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर में। इसलिए ये मतलब यहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, इन दोनों में डे और नाइट इक्वल होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो सबसे छोटा दिन दिसंबर 22 को रहता है, और सबसे लंबा दिन जो है वो जून 21 या 22 को रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये सितंबर 22-23 को और मार्च 22-23 को क्या रहता है, यहाँ पे डे और नाइट इक्वल रहते हैं। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए मार्क कीजिए अपना आंसर। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, कौन सी हिल स्टेशन का नाम प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट है, मतलब कौन सी हिल स्टेशन का नाम का मतलब है प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। ओके, तो ए है गैंगटोक, बी है शिलोंग, सी है ओटा करनाड और डी है दार्जिलिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ जी, ऑप्शन डी आपका दार्जिलिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दार्जिलिंग हिल का नेम है प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट, ठीक है। दार्जिलिंग है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। शाबाश शाबाश, चलिए
ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अभी हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़ा कि वो मेडिटेरियन सी से आती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे वो रेनफॉल करती हैं? क्या वो पंजाब में करती है, वेस्ट बंगाल में करती हैं, केरला में करती हैं, गुजरात में करती हैं? कौन सा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? हाँ जी, मार्क कीजिएगा, शाबाश शाबाश, करिए मार्क। हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में, ठीक है। इन दिए गए ऑप्शन में से पंजाब हमारा सही और अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉरेस्ट इज विच एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन्स आपको पता है जो समुद्र में जो तूफान ऐसे उठते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कौन से जो फॉरेस्ट है वो ऐसे बैरियर एक्ट करते हैं, मतलब उनको ऐसे ब्लॉक जैसा करते हैं, ठीक है। बैरियर क्या होता है? रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो उनके लिए रुकावट कौन से फॉरेस्ट पैदा करते हैं? क्या वो अल्पाइन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या मानसून फॉरेस्ट है? ठीक है, ABCD कर लीजिएगा इसका, कौन से हो जाएंगे? देखो ये समुद्र में आते हैं ना साइक्लोन्स वगैरह, है ना, समुद्र से ही पैदा होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं ये, ठीक है। सो कौन से हो जाएगा? देखो आपको पता है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कोस्टल एरियाज में होते हैं, है ना, कोस्टल एरियाज में होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ही हो जाएगा, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स। ओके, आई होप अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। अगर आपके 10 तक हैं तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर जिनके कम भी है तो डोंट वरी, ठीक है, आपने सीख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सीख के जाना है यहाँ से, बस जो भी यहाँ पे है वो आप सीख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, डेली वेदर मैप, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है। डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। डेली वेदर मैप जो आइसोबार शो करता है, आइसोबार्स क्या हो गया? जो इक्वल मतलब क्या होता है यहाँ पे? बार से आप क्या समझते हो? प्रेशर होता है ना, ठीक है, एयर प्रेशर को बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होता है कि लाइंस होती है मैप पे जो कि ज्वाइन करती हैं इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। मतलब ऐसी लाइंस जो मैप पे होती हैं जो ऐसी प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जहाँ पे क्या होता है? इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। आइसोबार्स, आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर, है ना, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो डेली वेदर मैप जो कि ये इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कोरोप्लेथ मैप बोलते हैं, आइसोप्लेथ मैप बोलते हैं, कोरोक्रोमेटिक मैप बोलते हैं, या कोरोस्कीमेटिक मैप बोलते हैं? कौन सा मैप हो जाएगा वो? हाँ जी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्लेथ मैप, ठीक है, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर, ठीक है। सबसे पहले जो समर में जब मानसून आते हैं तो कौन से रीजन में सबसे पहले पहुंचते हैं? क्या वो हिमालयास हैं, वेस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, या गंगेटिक प्लेन है? ठीक है, इस तरह से अगर मैं इंडिया बनाऊं तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पे टकराते हैं? ठीक है, वेस्टर्न घाट में टकराते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो सही ऑप्शन भी इसका कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर, ठीक है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन द साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली बिकॉज, ठीक है। जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है बिटवीन समर एंड विंटर वो कम होता है इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है साउदर्न पार्ट में, वो किसकी वजह से, क्या रीज़न होता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो जाती है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो जाती? क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन ए है द एडजॉइनिंग ओशियंस जो है वो मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर को, या बी है द स्काई इज जनरली क्लाउडी, कि आसमान में बादल छाए रहते हैं इसी वजह से होता है, सी द सन्स रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, या डी है स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर? क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? मार्क कीजिए ज़रा अपना ऑप्शन, आंसर मार्क कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो ओशंस है वो मॉडरेट कर देते हैं वहाँ के टेम्परेचर को, इसलिए वहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ द समर या एक्सट्रीम ऑफ विंटर वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट फॉल अंडर लीवर्ड स्लोप, ठीक है। लीवर्ड स्लोप मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब माउंटेन्स होते हैं और ये समुंदर है, नमी से भरी हुई हवाएं ऊपर जाती है और जहाँ पे पहाड़ों से टकरा के यहाँ पे ही बारिश कर देती हैं, ठीक है। और ये जो
विंड्स यहाँ पे नमी से भरी हुई विंड जो पहाड़ के इस साइड नहीं पहुँच पाती, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, या आप रेन शेडो एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इनमें से कौन सी जो प्लेस है वो लीवर्ड स्लोप में नहीं पड़ती, आप बोल सकते हो, जहाँ पे बारिश होती है। और ये बाकी 3 यहाँ पे ऐसे बताए गए हैं जो कि रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं, लीवर्ड स्लोप में पड़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको सी मार्क कीजिएगा, ठीक है, इसको सी मार्क कीजिएगा। क्या वो पुणे है, मैंगलोर है, बेंगलोर है या ले है, कौन सा होगा? देखो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आपको पता है ले में कम बारिश होती है तो ऑब्वियसली वो रेन शेडो एरिया में ही आएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो ऑप्शन जो सही रहेगा आपका बी रहेगा, मैंगलोर। और ये पुणे, बेंगलोर और ले जो है ये लीवर्ड स्लोप में आते हैं, मतलब रेन शेडो एरिया में आते हैं, यहाँ पे बारिश कम होती है, मगर मैंगलोर में बारिश होती है और ये विंड साइड आता है। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। ओशन से नमी से भरी हुई हवाएं जब ऊपर उठती है पहाड़ के या किसी बैरियर के कांटेक्ट में आके, पहाड़ के कांटेक्ट में आके ऊपर जाते हैं, ये ठंडी हो जाती हैं हवाएं जो मॉइस्चर से भरी होती है, और यहाँ पे ठंडी होके बारिश बरसा देती हैं, और ये लीवर साइड रहता है, यहाँ पे हवाएं पहुँच नहीं पाती हैं, और अगर पहुँचती भी हैं तो उनमें नमी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड, हाँ चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल है मगर बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में कहाँ पे होती है। क्या वो उदयंगम मंडलम में होती है, महाबलेश्वर में होती है, मेसिनराम में होती है, या चेरापूंजी में होती है? कौन सा रहेगा ऑप्शन? हाँ जी, ये सबको पता ही है, मासिनराम में होती है। और मासिनराम कहाँ पे है? ये मेघालय में है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे पाए जाते हैं? लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ जी, ये भी मेघालय में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लिविंग रूट ब्रिज भी कहाँ पे मिलते हैं? मेघालय में मिलते हैं, बिकॉज रूट्स वहाँ पे कहाँ बड़ी होंगी? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिविंग रूट ब्रिज भी कहाँ में मिलते हैं? मेघालय में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि मैम अभी नेशनल पार्क का भी टेम्परेचर आप जो है क्लाइमेट पूछोगे, ठीक है। तो एक आप ऐसे लर्न रख लीजिए इसको, कौन सा होगा ये? ऑप्शन ए है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, बी है नंदा देवी नेशनल पार्क, सी है न्योरा वैली नेशनल पार्क, या डी है नामदापा नेशनल पार्क। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको खुद बता देती हूँ, नामदापा नेशनल पार्क इसका सही आंसर है, और ये है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए मार्क कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ, ठीक है। तो विंटर मंथ के दौरान सर्दियों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे मिलता है? मिजोरम में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, बिहार में? हाँ जी, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? देखो तमिलनाडु एक रेन शेडो एरिया में आता है, इसलिए उसको साउथ वेस्ट मानसून से जो है इतना जो बारिश है वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो विंटर में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं, मतलब रिट्रीटिंग मानसून होता है, सो उस दौरान जो है वो तमिलनाडु कोस्ट में बहुत बारिश होती है, कोरोमंडल कोस्ट में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। एल नीनो करंट अफेयर्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एल नीनो जो करंट है वो कौन सी कोस्ट पे अपेयर होते हैं? क्या वो ब्राज़ील की कोस्ट पे अपेयर होते हैं, पेरू में, अलास्का में, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में? क्या रहेगा सही आंसर? कम ऑन मार्क योर आंसर गाइस। हाँ जी, ऑप्शन बी, पेरू कोस्ट में ये ओरिजिनेट होते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मानसून इन विंटर? विंटर नहीं, समर, ओके। सो ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, इसका ऑप्शन सही जो है सी हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये फ्री का मार्क्स मिल गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा। इन हाउ मेनी जोन्स इंडिया रेलवे हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है। तो इंडियन रेलवे के कितने जोन्स हैं? या 14 है, 16 है, 18 है, 20 है? क्या हो जाएगा सही आंसर? हाँ जी, शाबाश, मार्क कीजिए। वेरी नाइस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 रेलवे जोन्स हैं इंडिया के, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी हुआ है IG कॉमर्स क्लासेस पे, जो मैंने क्लासेस ली हुई हैं वहाँ पे मैंने आपको बताए भी हुए थे वो, है ना।
चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 27, विच मोड कैरीज हाई वैल्यू लाइट प्रोडक्ट्स। देखो वैल्यू तो उनकी हाई है मगर लाइट प्रोडक्ट्स है, मतलब वेट उनका कम है, ठीक है। तो ऐसा जो गुड्स हैं वो कौन सी जो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैरी करता है, ठीक है। कौन लेके जाता है उनको, रेलवेज लेके जाती हैं, रोड्स, एयरवेज या वाटरवेज, ठीक है। कौन सा इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा मोड ऑफ कैरियर है जो कि हाई वैल्यू लाइट गुड्स को कैरी करता है। देखो रेलवेज में तो बड़ी भारी भरकम सामान लेते हैं, रोड में भी हम भारी सामान ले जाते हैं, मगर एयरवेज में आपको पता है कि हवाई जहाज़ में इतना भारी सामान हम नहीं ले सकते हैं, मगर हाई वैल्यू जो लाइट गुड्स हैं वो हम बेच सकते हैं वहाँ से। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, शाबाश। जो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है, विच सीज आर ज्वाइंट विद द स्क्वीज कैनाल। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्क्वीज कैनाल से कौन से दो समुद्र जुड़ते हैं, थोड़ा एनर्जी लाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए है द मेडिटेरियन एंड द रेड सी, बी है ब्लैक एंड मेडिटेरियन सी है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, और डी है बाल्टिक एंड व्हाइट सी। क्या हो जाएगा सही आंसर? मेडिटेरियन सी मैंने आपको दिखाया था अभी, है ना, जहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो स्क्वीज कैनाल किसको ज्वाइन करता है? हाँ जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मेडिटेरियन और रेड सी को ज्वाइन करती है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैप में हम, शाबाश। चलिए देखो, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ऊपर इसके टर्की था, यहाँ पे सीरिया है, और यहाँ पे देखो इजिप्ट, और इजिप्ट में पास में ये है हमारे स्क्वीज कैनाल, और ये किसको ज्वाइन करी है? ये देखो रेड सी दिख रहा है, ये है हमारा रेड सी, ये है सऊदी अरबिया, सूडान, इजिप्ट, और ये स्क्वीज कैनाल, और ये है मेडिटेरियन सी, ये इराक है, ये ईरान है, और ये यूएई और ओमान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है, वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो अभी क्वेश्चंस है वो शुरू हो गए हैं। बताइए मुझे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? को वो हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में, ठीक है। भूल जाते हैं ना ये अक्सर कि कहाँ पे है ना। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो राजीव आपका कोई दोस्त है, ठीक है, राजीव आपका कोई दोस्त है, आप उसको बोलते हो हाय राजीव, ये क्या बोलोगे? हाय राजीव, ठीक है। तो हाय राजीव से हैदराबाद, ठीक है, हाय राजीव से हैदराबाद। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। चलो, जो ट्रिक बनाएगा मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, कितनी दमदार ट्रिक बनाई है आपने, दमदार। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। बताइए ज़रा, इनमें से कौन सा ऐसा माउंटेन पास है, ठीक है। थोड़ी आवाज़ में मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि आप बोर ना हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा माउंटेन पास है जो कि ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, 3 जंक्शन बनाते हैं, मतलब वो तीनों से जुड़ा हुआ है ऐसा। क्या वो नथुला है, जिलिपला है, बोमडीला है, दीपहू है? बताइए ज़रा कौन सा होगा आपका सही आंसर? कन्याओं और बालकों, बताओ ज़रा। हाँ जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दीपू जो पास है, दीपहू, ठीक है। तो दीप जल रहे हैं, देखो इंडिया, चाइना और म्यांमार के दीप जल रहे हैं, इस तरह से याद रखोगे, दीपहू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, बताएंगे ज़रा। यहाँ पे रेलवे के कोचेस बनते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए है चितरंजन, बी है कलकत्ता, सी है पेरमपुर चेन्नई, डी है मुंबई। हाँ जी, बताइए कहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पेरमपुर चेन्नई, ठीक है। कोच चेन्नई में बनते हैं, सी से कोच, सी से चेन्नई, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्टार्ट हुई थी 1952 में स्टार्ट हुई थी। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज ए फैक्ट्री फॉर रेल कोचेज, और ये कहाँ पे है? चेन्नई में लोकेटेड है, पेरमपुर में। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, रहेगी आधे ही क्वेश्चन, ठीक है। हमने आधा जो है, ठीक है, आधा जो अपना टारगेट था वो पूरा कर लिया है हमने। हमारे 60 क्वेश्चंस है, हम 32 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, पूछ नहीं गए हैं, पहुंच गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन एस्टुअरी, कौन सा इनमें से जो पोर्ट है वो एस्टुअरी पे लोकेटेड है? चलिए मार्क कीजिए आंसर। सो बताइए क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो एस्टुअरी पे लोकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि एस्टुअरी होती क्या है,
क्या पता है आपको? एस्टुअरी क्या होती है? जब कोई नदी, ठीक है, कोई फ्रेश वाटर रिवर जब किसी समुंदर के साथ मिलती है तो वो क्या बनाती है? एस्टुअरी बनाती है, ठीक है। किसी समुंदर के साथ जब कोई फ्रेश वाटर रिवर मिलती है तो वो क्या बन जाती है? एस्टुअरी बन जाती है। तो इनमें से कौन सा जो पॉट है वो एक एस्टुअरी पे लोकेटेड है? क्या कांडला पोर्ट है? ये कंडाला क्यों लिखा हुआ है? कांडला पोर्ट है, बी मरमगोआ है, कोलकाता हल्दिया है, या टूटीकोरन है? अच्छा, कांडला पोर्ट कहाँ पे है बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। गुजरात में है कांडला पोर्ट। ओके, सो बताइए, कोलकाता हल्दिया तो वेस्ट बंगाल में आई थे, थिंक टूटीकोरन कहाँ पे है? चेन्नई में है ना। अच्छा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जो मरमगोआ पोर्ट है वो एस्टुअरी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो कौन सी एस्टुअरी, कौन सी रिवर मिलती है वहाँ पे अरेबियन सी में जाके? हाँ जी, रिवर जुआरी, जो कि गोवा में है। तो इसके ऊपर ये बना हुआ है मरमगोआ पोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। नथुला पास कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। जो नथुला पास है वो इंडिया को कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ ज्वाइन करता है? क्या वो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है? क्या रहेगा आपका सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, चाइना के साथ ये कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन डिड द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेक ए बिगिनिंग, मतलब कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? क्या वो 1911 में स्टार्ट हुआ था, 1900 में, 1929 में, या 1919 में? क्या रहेगा सही ऑप्शन? मार्क कीजिए ज़रा, याद कीजिए, याद कीजिए। आप बोलोगे ओ हो पढ़ा तो था मगर अभी याद नहीं आ रहा। 1911, ठीक है। 1911 में पहली फ्लाइट जो हुई थी, एक कमर्शियल फ़्लाइट स्टार्ट हुई थी। कहाँ से कहाँ से थी, कहाँ से कहाँ तक थी? इलाहाबाद से नैनी, ठीक है। अबाउट 10 किलोमीटर की थी, आई थिंक 10 किलोमीटर की। इलाहाबाद से नैनी में ये पहली कमर्शियल फ़्लाइट इंडिया में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मतलब एक एज ए स्टार्ट जब हुई थी तो इलाहाबाद से नैनी में नैनी तक 10 किलोमीटर की फ़्लाइट ली गई थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। चलो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट भी दी हुई है, 1919, ठीक है। 1919 आपको याद होगा, इम्पॉर्टेंट जीके की डेट है ये, आप बोल सकते हो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 याद होगा आपको, क्या हुआ था इस दिन? क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को? ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था, और इसको याद रखेंगे आप, आपके स्टैटिक का पार्ट बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑल इंडिया रेडियो में कब चेंज हो गया था? क्या वो ऑप्शन फर्स्ट जो है 1920, सेकेंड है 1930, थर्ड है 1936, या फोर्थ है 1956? क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? हाँ जी, मार्क कीजिए। ऑप्शन सी आई थिंक 1936 में हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 1936 में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट हो गया था। और अगर हम बात करें कि आकाशवाणी में कब कन्वर्ट हो गया था, ये कब चेंज हो गया था आकाशवाणी में, ठीक है, 1957 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि वापस से कहाँ पे, देखो पहले जो ऑल इंडिया रेडियो में चेंज हुआ और फिर किस में चेंज हो गया? आकाशवाणी में 1957 में, ठीक है। ये डेट भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। चलो अभी कंप्यूटर का जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर, ठीक है। चलो अभी ताबड़तोड़ तरीके से आंसर देते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, चैट, जो कि आप करते ही रहते हैं। तो चैट क्या है, ठीक है, यही आपका सवाल है आज। सो ऑप्शन ए है एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट अलाउज यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। क्या एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो कि यूजर्स को अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल में हेल्प करता है या अलो करता है, वो है चैट। बी है एक टाइप्ड कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। एक टाइप कन्वर्सेशन होती है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में हम करते हैं। या एक ऑनलाइन एरिया है इन विच यूजर्स कंडक्ट रिटन डिस्कशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। या डी द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स विया ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? आई होप आप सभी ने मार्क किया होगा अपना आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में चैट करते रहते हैं, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है।
देखो आज की जो टॉपिक है वो इंटरनेट और ईमेल में मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी, ठीक है। इन दी गई जो एक्टिविटीज़ है उनमें से सबसे पॉपुलर क्या है? शॉपिंग है, सर्चिंग है, एंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है वो डी है, कम्युनिकेशन। मगर मैं बोलूँ तो आज तक कल जो है वो कम्युनिकेशन हम कम ही करते हैं, मगर एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ना। चलो, मगर इसका ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन डी है। चलिए, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट सब चलाते हैं तो क्या क्या 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? क्या मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मॉडेम चाहिए होता है? टेलीफोन लाइन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, मॉडेम या कंप्यूटर चाहिए होता है? या मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीएन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है? या टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है? बताइए ज़रा, बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका। शाबाश, हाँ जी, ऑप्शन डी रहेगा। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए आपको टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। चलिए, शाबाश। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू गेट ए वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, देखिए सबसे जो कॉमन वे है जिससे वायरस आ सकता है आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, वो किससे आ सकता है? ऑप्शन ए जो है, बाय इंस्टॉलिंग गेम्स फॉर CD रोम्स, बी बाय ओपनिंग ईमेल्स, सी बाय ओपनिंग अपलोडिंग पिक्चर्स फ्रॉम मोबाइल टू द कंप्यूटर, और डी ऑल ऑफ दीज। क्या रहेगा इसमें सही ऑप्शन? सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, बाय ओपनिंग ईमेल्स, ठीक है। चलिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 40, आज मैंने इतने टफ क्वेश्चंस नहीं लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, ठीक है। आई होप इसका नाम सबको पता ही होगा। क्या रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। रुकिए रुकिए, अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि हमने नेक्सस पढ़ा था, ठीक है। पहले नेक्सस का नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब ही था, ठीक है, ओके। लेटर ऑन वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका नाम नेक्सस रख दिया गया था। और ये किसने इन्वेंट किया है? सर टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में इन्वेंट किया था। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? वर्ल्ड वाइड वेब का जो नाम बदल के वो नेक्सस रखा गया था, किसने इसको इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था, ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इन दिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जहाँ से हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते हैं? क्या वो याहू मेल है? हाँ जी, ये तो हमने नाम सुना हुआ है। बी, क्या वो हॉटमेल है? ये भी सुना हुआ है। सी, कूल मेल, अरे कूल मेल सुना है, चलो इसको बाद में रखते हैं। जीमेल तो सबने सुना है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगा। सी, कूल मेल ऐसा कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। कूल तो हम हैं, मगर कूल जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। चलिए, शाबाश, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इन दिए गए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में से कौन सा जो है वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब फ्री, ठीक है। फ्री की जैसे सेल लगती है, अभी दिवाली की लग रही है ना। तो चलो, दिवाली से मुझे एक याद आ रहा है कि क्यों ना हम फेस्टिवल मिलकर बनाएं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा वो है ना, जहाँ पे मैं आपको PDFs प्रोवाइड करती हूँ, है ना। PDFs जहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ ग्रुप में, जहाँ पे आपको सिर्फ PDF मिलती है, जहाँ पे मैंने आपको सेंड करती हूँ। आप सबको पता ही है जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, चैट ओपन कर लूँगी दिवाली के दिन, ठीक है। चैट ओपन कर लूँगी, और जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, मैक्सिमम गर्ल्स बनाती है रंगोली, मैं भी बनाती हूँ हर दिवाली में। तो जिसकी भी सबसे अच्छी रंगोली होगी ना, तो उसको मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगी, ठीक है। अपने लेट्स लर्न टुगेदर के कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। आप अपनी वहाँ पे जो भी पिक्चर होगी रंगोली की मुझे सेंड कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। मैं चैट ऑन कर दूंगी दिवाली वाले दिन, ठीक है, और उसको कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी जिसकी सबसे अच्छी रंगोली होगी, ठीक है। हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट का फीचर है, ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर के बाद वो एक्टिवेट होता है, तो अभी वो एक्टिवेट हो गया है। अभी मैं पिक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ वहाँ पे, तो प्लीज़ डालिएगा वहाँ पे पिक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब भी देखिएगा कितनी बेहतर रंगोली लड़कियाँ या लड़के जो भी बनाएगा वो वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड? हाँ जी, हॉटमेल, रेडिफ या याहू। हाँ जी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तीनों की तीनों जो है वो फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है।
क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन, इंटरनेट का कंसेप्ट कब ओरिजिनेट हुआ था? 1969 में। मैंने आपको बताया था कि जब इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था तब ही इंटरनेट भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर रहेंगे, दोनों को लिंक करके चलेंगे तो लर्न रहेगा हमारा। नोबेल प्राइज़ बाकी वाला कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में। इकोनॉमिक्स में स्टार्ट हुआ था 1969 में, और इंटरनेट भी हमारे साथ स्टार्ट हुआ है 1969 में। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए। चलिए शाबाश। ऑप्शन ए है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, बी है इंटरनल नेटवर्क, सी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या डी है इंटरनेशनल नेटवर्क। बताइए ज़रा सही ऑप्शन क्या रहेगा। अब देखो इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्या रहेगा सही ऑप्शन? जनता जवाब चाहती है, बताइए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके मैंने एग्जाम में बहुत देखे, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के रिलेटेड। ठीक है, सो द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल टू आवर कंप्यूटर। ठीक है, फाइल का ट्रांसमिट होना, हमारे कंप्यूटर में फाइल का ट्रांसमिट होना फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट से हमारी कंप्यूटर में फाइल आना, उसको क्या बोलेंगे? अपलोडिंग बोलेंगे, डाउनलोडिंग बोलेंगे, रिसीविंग फाइल बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे? क्या रहेगा ये सही ऑप्शन यहाँ पे? हाँ जी, इसको बोलेंगे डाउनलोडिंग। जब हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउन लेते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा पूछा होगी द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, उसका क्या आ जाएगा आंसर? उसका आ जाएगा अपलोडिंग, सॉरी अपलोडिंग आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए शाबाश। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? सबको पता होगी इसकी फुल फॉर्म। आप पता क्या करिए, पहले खुद से लिख लीजिए। ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन मत देखिए पहले, मार्कअप लैंग्वेज। देखो हाइपर दिख रहा है कहीं पे, एक ही में हाइपर है, बाकी सब क्रॉस कर दीजिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो IANA स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए मुझे ज़रा। IANA स्टैंड्स फॉर इंटरनेट अथॉरिटी नंबर असाइन, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, सी इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इंट्रानेट सॉरी, यहाँ पे इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? क्या रहेगा सही ऑप्शन? बी हो जाएगा, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C? ठीक है, W3C आपको पता होगा। W3 तो वर्ल्ड वाइड वेब तो आ जाएगा हमारा। सी से क्या है? कम्युनिकेशन है, साइबर है, कंसोर्टियम है, या कंसोर्टियम है? ओहो, दोनों में वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब होगा पहले वाला, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। चलो, an interconnected network exclusively used within organization such as banking, business firm, within the organization बोला है ना, that uses web technology for sharing data or information internally is called। ठीक है, internally बोला गया है तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल, बी इंट्रानेट, इंटरनेट, या हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट को तो क्रॉस कर दो। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बोला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू व्यू वेब पेजेस, जहाँ पे हम वेब पेजेस को देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रोज़ ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? साइट हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ब्राउज़र हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ जी शाबाश, बताइए। ऑप्शन डी, ब्राउज़र में खोलते हैं हम सब वेब पेजेस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, शाबाश। चलिए मार्क कीजिए अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट IP एड्रेस? ठीक है, IP की फुल फॉर्म क्या होती है पहले बताओ? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो IP एड्रेस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पे है, IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, यूनिक होता है वो। एंड IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स और 32 bits, each of which can be a number from 0 to 20 to 55. For browsing or sending an email, an IP address assigned to the computer is required। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? मार्क कीजिए ज़रा।
ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी जो ऑप्शन हैं यहाँ पे करेक्ट हैं आईपी एड्रेस के रिलेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू एक्सेस से वेब पेज, अगर आपने कोई वेब पेज खोलना है या एक्सेस करना है उसका यूआरएल आपको चाहिए और उसकी फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? क्या वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन है? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे है। डैश दैट कंटेन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। क्या रहेगा? उसमें बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, क्या होगा वो? देखो, टेलनेट तो होगा नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे वेब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे है। ICMP इज प्राइमरली यूज फॉर। ICMP किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, क्या एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए, एड्रेसिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए, रूटिंग के लिए, किसके लिए यूज़ होता है? सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि ICMP होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 55, ICMP स्टैंड फॉर। ठीक है, ICMP फुल फॉर्म क्या है? क्या वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड है? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या है? एरर और डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन करना है इसका काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। अभी थोड़ा मैं थकने भी लगी हूँ। चलिए, आपको थकना नहीं है, कंप्लीट करेंगे इसको बिल्कुल। द अट्रीब्यूट डैश स्पेसिफाइज इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? विड्थ, हाइट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। ठीक है, सो सेल स्पेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्स द अट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग स्पेसिफाइज इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ओके, सेल स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है। एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज़। ठीक है, हर एक कंप्यूटर मशीन जो होती है, एक कंप्यूटर होता है, उसका इंटरनेट पे क्या होता है? एक सिमिलर आईपी एड्रेस होता है, यूनिक 15 डिजिट नंबर होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, या सेम आईपी एड्रेस होता है? क्या होता है सही आंसर? हाँ जी, अभी हमने पढ़ा कि हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए ज़रा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया? विकीपीडिया के फादर कौन है? जॉन स्मिथ हैं, अल्बर्ट ब्राउन हैं, सी जिमी वेल हैं, या डी स्टेफन हॉकिन है? ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, जिमी वेल्स। ठीक है, डब्ल्यू से विकीपीडिया, डब्ल्यू से वेल्स। ओके, देखो विकीपीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो बहुत गहरा है, आप बोल सकते हैं कि बहुत मतलब गहरी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। तो वेल, देखो वेल भी गहरा होता है ना, तो विकीपीडिया इस तरह से, अगर थोड़ा ट्रिक आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 59 अब चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की लेक्चर का। चलो, ए डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल वाइस वर्सा इज कॉल्ड। ठीक है, जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है? हाँ जी, ऑप्शन सी मॉडम करेक्ट हो जाएगा। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म ही यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है। इन HTTPS एस मीन्स, ठीक है, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें जो एस लिखा होता है कई बार, इसका क्या मतलब है? सीक्रेट, सिक्योर, सॉकेट, सॉफ्टवेयर, क्या होता है? ठीक है, तो सिक्योर होता है। ठीक है, ये वाली साइट सिक्योर है। ठीक है, तो ये थी कुछ आज की लेक्चर। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। सो कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे। आपको पीडीएफ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं हमारे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, पिन डाउन कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए, आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नेक्स्ट मॉक जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसके जो टॉपिक्स होंगे और कब वो होगा वो आपको बता दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।